वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो पूरा क्लास 11 और क्लास 12 के फिजिक्स को कवर करता है। इस टॉपिक का नाम है वेक्टर्स और वेक्टर्स को लेकर बहुत सारे बच्चे हमेशा स्ट्रगल करते हैं। वेक्टर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि पूरे क्लास 11th में यूज होता है और पूरे क्लास 12th में यूज होता है। जिनका वेक्टर्स का बेसिक क्लियर नहीं होता उनको फिजिक्स थ्रू आउट द ईयर बहुत ही टफ महसूस होती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम किताबी बातों पे बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम वेक्टर्स को एक्चुअल समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली वेक्टर होता क्या है या वेक्टर को हम फील किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लेक्चर को आगे चलते हैं। अगर आपको वेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इससे आपके 11th और क्लास 12th की फिजिक्स को ईजी करने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पॉइंट है, आज हमारा टॉपिक है, इसको हम बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज और इसी को हम वेक्टर क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर्स। तो चलिए समझते हैं वेक्टर्स क्या है या वेक्टर्स किस सेक्शन में आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ऐसी चीजें जिसको नेचर में मैं मेजर कर सकता हूं, उसको मैं क्या बोलता हूं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलता हूं। तो मैं एक एक फिजिकल नेचर में एक एक चीज को देखता जाता हूं, उसको मेजर करने की कोशिश करता जाता हूं। अगर वो मेजर होता है तो मैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल देता हूं। फिर मैं उसके फॉर्मूलेस बना देता हूं, उसका एनालिसिस स्टार्ट कर देता हूं। और जब मैं एनालिसिस स्टार्ट करता हूं तो मैं चीजों को बहुत बारीकी से समझना शुरू कर देता हूं। तो अभी आगे चलकर हम जानते हैं कि देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है। एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है मेरी स्केलर क्वांटिटी और एक क्वांटिटी कहलाती है मेरी वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर और वेक्टर का रोल कैसा है इसको समझते हैं। तो देखिए कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसको हम सॉल्व करने के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पास मास है, मैंने बोला कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का, तो ये मास है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने 4 kg का मास और रख दिया, तो 5 और 4 9 हो गया। इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने 2 kg का मास और रख दिया, तो 9 और 2 11 हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, मैं इसको सिंपली ऐड कर सकता हूँ, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, सिंपली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सिंपली डिवाइड कर सकता हूँ और मैं आगे बढ़ता रहता हूँ और मेरा पूरा सॉल्यूशन आगे, पूरा एनालिसिस मेरा आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन हम जब साइंटिस्ट लोग आगे काम करते जा रहे थे तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी आ रही थी जिसको मैं सिंपल स्केलर मैथ या सिंपल एडिशन या सिंपल सब्ट्रैक्शन से मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मेरे को कोई अलग अलजेब्रा की जरूरत पड़ रही थी। अब वो कैसी क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटीज में डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल होता है। कैसा, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स मैंने अप्लाई किया, लेट अस सपोज दैट 5 न्यूटन। मैंने इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स अप्लाई कर दिया, क्या हो गया, 5 न्यूटन। तो अब मेरा टोटल कितना हो गया, तो मैंने बोला 5 और 5 में क्या बन गया, 10 बन गया। जब 10 बन गया तो मैं इसको सिंपली कर पा रहा हूं। अगर मान लो मैं इसमें 2 और ऐड कर देता हूं तो ये 12 हो गया। एक बात है यहां तक। तो अगर मैंने बोला कि मैंने इसके अपोजिट में 2 कर दिया तो क्या होगा, 12 - 2 10 हो जाएगा। अगर मैंने बोला इसके अपोजिट में मैंने 2 और कर दिया तो 12 - 2 10 हो जाएगा। मतलब अभी तक तो मैं सिंपल मैथ लगा पा रहा हूं। लेकिन अब अगर मान लो मैंने बोला कि एक फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेट अस सपोज दैट ये मेरा कितना है, 7 न्यूटन। तो अब मैं क्या करूं, 12 में से मैंने 4 तो माइनस कर दिया, लेकिन इस 7 का क्या करूं, इस 7 को क्या मैं ऐड कर सकता हूं कि मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। हाँ, मेरे को समझ में आ रहा है कि कुछ पार्ट जो है मेरा इसमें ऐड होगा, कुछ पार्ट मेरा सब्ट्रैक्ट होगा, बट मैं ठीक तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। मतलब अब यहां जाके अभी तक हमने क्लास 10th में जो मैथ्स पढ़ी हुई है, जो हमारा बेसिक स्केलर मैथ्स हमने पढ़ी हुई है या बेसिक अर्थमेटिक मैथ्स हमने पढ़ी हुई है, वो यहाँ पे काम करना बंद कर देती है। तो अब इस टाइप की क्वांटिटी को एनालिसिस करने के लिए या सॉल्व करने के लिए मुझे एक नए प्रकार के अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है और उस अलजेब्रा को हम क्या बोलते हैं, उस अलजेब्रा को हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। मतलब क्लास 11-12 के बच्चों को वेक्टर्स इतना टफ क्यों लगता है, क्योंकि एक नई चीज है। 10th तक आपने वेक्टर्स के बारे में ज्यादा नहीं जाना हुआ है, एक नई सी चीज, एक नई सी मेथड है, उसके बारे में हमको जानना होता है। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। तो अब हम जानते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास हम दो टॉपिक होते हैं, एक तो हम बोल रहे हैं स्केलर्स और एक हम बोल रहे हैं वेक्टर्स। ठीक, देखिए स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बस होता है और उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब जैसे मैंने बोला स्केलर के पास क्या होता है, स्केलर के
साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है। ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। स्केलर्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। स्केलर के एग्जांपल जैसे लेंथ, लेंथ की बात करें, डिस्टेंस, टाइम, मास, एनर्जी, टेम्परेचर, ये सारी की सारी चीजें कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटी। मतलब मैं देखो, अगर मैं लेंथ देख रहा हूं, मेरे को लेंथ कितना है? मेरे को 2 मीटर, 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस मैं सिंपली ऐड कर सकता हूं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। या इसको सॉल्व करने के लिए मेरी बेसिक अरिथमेटिक मैथ अपने आप में कंप्लीट है। ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी कहलाएगी? स्केलर कहलाएगी। डिस्टेंस, टाइम, मास, एनर्जी, टेम्परेचर, ये सब के सब स्केलर है। लेकिन जब मैं वेक्टर्स में जाता हूं तो कुछ क्वांटिटी अलग है। जैसे डिस्टेंस का बोल सकता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। मैंने बोला मेरा पॉइंट ए से मूव करके बी पे पहुंच गया। अगर ये ए से मूव करके बी पे पहुंच रहा है तो ए से बी में डिस्प्लेस हो रहा है। इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अगर मैं बोल दूंगा कि मेरा पॉइंट बी से लेकर ए में डिस्प्लेस हुआ है, तब मेरा स्टेटमेंट ही अलग हो जाएगा, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट ही अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का अहम रोल है। और डायरेक्शन को हम किससे दिखाते हैं? डायरेक्शन को हम एरो से दिखाते हैं। फिर जैसे हमने बोला मास, तो मास की जगह हम क्या बोलते हैं? वेट। हम जानते हैं हमारे पास कोई भी वेट होता है तो उस वेट का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ उसको नीचे की तरफ पुल करती है, जिसके पास हमेशा एक नीचे की तरफ होता है। और वेट की असाइनमेंट क्या होती है? न्यूटन। मतलब बेसिकली फोर्स ही होता है। तो जब वेट मेरा वेक्टर है तो यहाँ पे मेरा फोर्स भी वेक्टर है। फोर्स कैसा वेक्टर है? जिसमें मतलब कि बॉक्स है, अगर इस बॉक्स पे मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या कहलाता है? ये पुश करना कहलाता है। अगर मैं इसको इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा? पुल करना हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन की वजह से ही इसका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे मैंने बोला फोर्स पे मैं बोल सकता हूँ टॉर्क या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी की सारी चीजें कैसी होती है? ये सारी की सारी चीजें डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। और ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। अब क्लास 12th में आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप लोगों का वेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये टॉपिक आप लोगों को बहुत टफ लगेंगे। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को बड़े प्यार से, शांति के साथ, आराम से पूरा एंड तक देखिए और देखते जाओ, समझते जाओ कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स देकर समझाया कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। बाय डेफिनेशन समझे तो हम बोल सकते हैं कि दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच पोजेस मैग्नीट्यूड ओनली आर स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन अगर मैं वेक्टर्स की डेफिनेशन में जाऊं तब आता है दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच पोजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन and always follows the vector algebra is known as vector quantities or vectors। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं उसके एनालिसिस के लिए, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर्स क्वांटिटी कहलाती है, या वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स कहलाती है। चलो वेक्टर क्वांटिटी को और अच्छे से समझते हैं और प्यार समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं। देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ मान लीजिए किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को हम एनालिसिस करते हैं। लेट अस सपोज दैट मैं फोर्स की एनालिसिस कर रहा हूं, मुझे फोर्स को समझना है, बहुत ध्यान से और फोर्स की एनालिसिस करना है। मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हुए हैं और आपकी बॉडी पे हवा चल रही है, जो विंड लग रही है आपको, और विंड क्या कर रही है? विंड एक फोर्स अप्लाई कर रही है। अब आपको विंड के बारे में एनालिसिस नहीं करना, विंड को नहीं पढ़ना, आप सिर्फ ध्यान से उसके फोर्स को फील कीजिए कि उसका फोर्स क्या है। और अब मैं आपको बोलता हूं उस फोर्स को अपनी कॉपी पे या इस बोर्ड पे ड्रॉ करिए कि फोर्स को आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो अब आप हवा जो आपके ऊपर लग रही है उसका एक बॉडी है, उसका एक मास है, उसके पास एक वॉल्यूम है, उसको बाय पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मैं उसकी फोर्स की बात कर रहा हूं। फोर्स का मतलब क्या हुआ कि उसके फोर्स एक इनविजिबल चीज है, एक एनर्जी का ही एक एलिमेंट है जो आपकी बॉडी पे काम कर रहा है।
तो जब आप फोर्स को ड्रॉ करोगे तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? आप फोर्स को खाली सिंपली इस तरीके से ड्रॉ करोगे। अब ये क्या दिखा रहा है? ये एक यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? यहाँ पे इसका एक हेड दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? मेरे को टेल दिख रहा है। अब ये हेड टेल का कंसेप्ट क्या आ रहा है? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या? उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। मैं अगर बता रहा हूं कि मेरे को इस एरो, ये इसको मैं फोर्स दिखा रहा हूं, मान लो इसको F से दिखा रहा हूं, तो ये फोर्स का मतलब ये होगा कि मेरे को एक डायरेक्शन से मेरी बॉडी पे फोर्स काम कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये एरो क्या दिखा रहा है? फोर्स दिखा रहा है। चलिए मैं बोलता हूं कि मैं खड़ा हुआ हूं और मुझ पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स मेरा 1 न्यूटन का है और उसको मेरे को इस बोर्ड पे ड्रॉ करना है। तो मैं आप लोगों को कैसे दिखा सकता हूं? मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि मैंने क्या किया, एक छोटा सा एक एरो बना दिया और इसको मैंने F शो कर दिया और यहाँ पे इसको वेक्टर F शो कर देता हूँ और मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि मॉड ऑफ F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। यहाँ मॉड ऑफ F का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे F का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड का मतलब इसके पास जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो कितनी है? 1 न्यूटन की है। और डायरेक्शन कैसे दिखा रहा हूँ? डायरेक्शन इस एरो से दिखा रहा हूँ। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास अब जो मुझे फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन का लग रहा है और अब मुझे उसको ड्रॉ करना है। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? मैं इसी जो मैंने साइज लिया हुआ है इसी साइज को क्या कर दूंगा? डबल कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे शो कर दूंगा, मान लो यहाँ पे मैंने शो कर दिया F, या मैं इसको F2 शो कर देता हूँ और ये मैंने एरो दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ F2 इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। अगर इसी तरीके से मैंने बोला कि मेरे पास जो फोर्स लग रहा है वो 3 न्यूटन का है। 3 न्यूटन का मतलब क्या? अब मैं इसको 3 टाइम्स बढ़ा करके दिखा देता हूँ और ये मैं क्या शो कर देता हूँ? F3 शो कर देता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ मॉड ऑफ F3 इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन। मतलब ये है कि मेरे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज नेचर में अवेलेबल हैं उनको अगर मैं कॉपी, किताब, पेन पे या किसी बोर्ड पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं क्या करता हूँ? अपने वेक्टर क्वांटिटीज को शो करता हूँ। तो ये जो मेरा डायग्राम है ये क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। इससे क्या कर रहा हूँ? मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास क्या होता है? जो भी मेरा मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 1 न्यूटन मेरा मैग्नीट्यूड है, तो मैं क्या करूंगा? इसी की रिलेटिव कंपैरेटिवली एक स्केल ले लूंगा। जैसे मान लीजिए 1 न्यूटन के कंपेयर में मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो मैं अपनी कॉपी में क्या करूंगा? 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूंगा और शो कर दूंगा कि 1 न्यूटन का फोर्स है। फिर मैं क्या करूंगा? मुझे 2 न्यूटन शो करना है तो मैं 2 सेंटीमीटर लाइन ले लूंगा और ड्रॉ कर दूंगा। अगर मुझे 3 न्यूटन फोर्स चाहिए तो मैं 3 सेंटीमीटर लाइन ले लूंगा और उसको ड्रॉ कर दूंगा। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो इस चीज को समझते हैं। इस टॉपिक को हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को ग्राफिकली तरीके से हम वेक्टर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी कॉपी या बोर्ड में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स को सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। वेक्टर्स को सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, कोई एक क्वांटिटी लिखता हूं, उसके ऊपर में एक ऐसा वेक्टर साइन शो करता हूं। अब एनसीईआरटी की बुक में जाएंगे तो एनसीईआरटी में यही चीज है, बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है। बोल्ड लेटर्स का मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर सिंपल लेटर लिखोगे तो वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इस f को अगर हम देखें तो इस f के अंदर दो चीज होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में सॉरी ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होती है, एक इसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा इसका डायरेक्शन होता है। तो कैसे? सबसे पहले तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, तो मैग्नीट्यूड में कैसे लिखूंगा? मैग्नीट्यूड में इस तरीके से लिखूंगा। ये कैसा कहलाता है मेरे पास? इसको मैंने मॉड ऑफ f हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसके पास एक और डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा मैं? डायरेक्शन में इस तरीके से दिखाऊंगा, मैं f शो करूंगा और f के ऊपर एक कैप शो करूंगा। ये कैप क्या करता है? ये कैप एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ 1 है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई होकर इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। मान लो बोलता हूं इस f का जो डायरेक्शन है, f का डायरेक्शन मेरा टुवर्ड्स ईस्ट है। ये क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहां पे बोल सकता हूं कि ये क्या है मेरा? मॉड ऑफ f। मॉड ऑफ क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो f कैप है मेरा, ये f कैप क्या दिखा रहा है? इसका डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन, मैंने बोला इसका डायरेक्शन ये। अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड मैं बोलता हूं कि मैग्नीट्यूड मेरा 5 न्यूटन है और डायरेक्शन कैसा होगा? मैंने बोला डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? टुवर्ड्स ईस्ट। तो अब इस वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज हो गई, मैग्नीट्यूड भी हो गया और क्या हो गया? डायरेक्शन भी हो गया। मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। तो ये मिलकर क्या बनाता है? मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी का मेरा सिंबॉलिक फॉर्म है। मतलब आपको बुक्स में कई बच्चे ये सब देख के कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या एरो दिखा रहा है, ये क्या कैप दिखा रहा है, तो इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ये अपने आप में एक कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी है। ये इस वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मॉडुलस फॉर्म है, और इस मॉडुलस फॉर्म के साथ ये क्या है? उसका एक डायरेक्शन को शो करता है। इसको
में क्या दिखाते हैं, एफ कैप के फॉर्म में शो करते हैं। मान लो मेरे पास अगर कोई ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को मैं कैसे दिखाऊंगा, ए वेक्टर को दिखाऊंगा कि इसके पास मॉड ऑफ ए भी है और साथ में क्या है, ए कैप है। मान लो ये मैंने बोला कि ये मेरा 3 न्यूटन का है और ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ ईस्ट में कुछ भी बोल सकता हूँ। तो अब ये चीज अपने आप में कंप्लीट हो रही है, इसके पास इसका मैग्नीट्यूड भी है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी है। चलिए अब अपन इसी वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और अलग अलग टाइप के वेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बोर्ड को रब करता हूँ, रब करने के बाद देखिए कि बस समझते हैं कि वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे बुक में कई प्रकार के वेक्टर्स हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली नाम दिया होगा, इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। अब एक एक वेक्टर को अपन उठा चलते हैं, समझ चलते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 या यूनिट का होता है, इसका मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो 1 मीटर होगा, फोर्स की बात करूं तो 1 न्यूटन होगा, वेट की बात करूं तो 1 न्यूटन होगा। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी का होता है, 1 का होता है और उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, वो क्या कहलाता है, मेरा यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे मान लो मैं ए वेक्टर दिखा रहा हूं, तो ए वेक्टर का जो मॉड होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 1 होगा और उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ये क्या कहलाता है, मेरा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमेशा मैं किसके थ्रू दिखाता हूं, यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप के थ्रू दिखाता हूं। एक ऐसा छोटा सा कैप साइन शो करता हूं, इसको मैं यूनिट वेक्टर दिखाता हूं। मतलब अगर मेरे पास कहीं पे ए कैप लिखा हुआ है तो ऐसा हो जाएगा, कई बार मैं एक्स कैप दिखाता हूं। आप आगे चल के यूनिट वेक्टर्स को आई जे के फॉर्म में पढ़ोगे, तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरीके से दिखाते हैं। अब ये आई जे कैप क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, आई जे के कैप हम क्या करते हैं, जब हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 अलग अलग एक्सिस पे जाते हैं, हमने बोला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मान लो मैं एक्स एक्सिस के अराउंड किसी वेक्टर को दिखा रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैं उसको किस तरीके से दिखाऊंगा, उसको मैं आई कैप के थ्रू दिखाता हूं। मतलब आई कैप मेरा एक्स डायरेक्शन की तरफ एक वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से अगर मैं जे कैप दिखा रहा हूं तो जे कैप मेरा वाई डायरेक्शन की तरफ एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से अगर मैं के कैप दिखा रहा हूं तो के कैप क्या है, मेरा जेड एक्सिस के अराउंड एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर अभी आप लोग समझ गए हो कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा इक्वल वेक्टर। क्या बोल रहे हैं हम, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कैसे होते हैं, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम होता है और उनका डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम होता है, वो क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट कि मैंने बोला कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है। इस ए और बी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब जितना इसका ये लेंथ है उतनी लेंथ ये भी है, ग्राफिकली बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम है। तो क्या होगा, मैं बोल सकता हूं कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, साथ साथ इसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो इस टाइप के वेक्टर क्या कहलाते हैं, मेरे इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। तीसरा क्या बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर या मैंने बोला अपोजिट वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और मैंने बोला सेम उतने ही मैग्नीट्यूड का मेरे पास एक और वेक्टर है बी, लेकिन ए जिस डायरेक्शन में है वो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस टाइप के वेक्टर क्या कहलाते हैं, मेरे नेगेटिव वेक्टर। मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, ऐसे वेक्टर कहलाते हैं मेरे नेगेटिव वेक्टर। आगे चलते हैं अपन पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसे वेक्टर जो किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पोजीशन वेक्टर। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास मैं ये एक्सिस ड्रॉ करता हूं, मैंने बोला ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और मैंने कहीं पे एक पॉइंट कंसीडर किया हुआ, ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट P है मेरे पास। तो अगर मैं ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं जिस पॉइंट P तक जा रहा है, मान लो ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर में शो कर रहा हूं,
लेकिन इसको स्टार्ट होना है ओरिजिन से ही। तो ये जो ए होगा मेरा, ये क्या कहलाएगा, मेरा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। जैसा कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से मान लो कि कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे एक और कंसीडर किया है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास बी। इसकी पोजीशन को बताने के लिए मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका बी का पोजीशन वेक्टर है। मतलब ये क्या है, ए जो है पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है और बी जो है मेरा पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर है। अब आगे चलते हैं अपन, अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि ऐसा वेक्टर जो किसी डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे मान लेता हूं कि जो P पॉइंट है मेरा, ये यहां से खसक के मेरा Q पे चला गया। तो अगर मैं क्या करता हूं, P से Q जाने के लिए एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, मान लो ये वेक्टर को मैं क्या करता हूं, ये वेक्टर को मैं D से दिखाता हूं, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है वो क्या कहलाता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आगे चलते हैं, अपन इसको और बोल रहे हैं पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज या ऐसे वेक्टर जिसका ओरिजिन को हमको पता है वो क्या कहलाते हैं, पोलर वेक्टर। जैसे मान लीजिए एक फैन चल रहा है मेरे पास, एक फैन चल रहा है और फैन से किसी ऑब्जेक्ट पे मेरे को एक विंड का फोर्स लग रहा है, तो मुझे इसके ओरिजिन का पता है, इसका ओरिजिन कहां से है। तो इस टाइप के वेक्टर क्या कहलाते हैं, इस टाइप के वेक्टर कहलाते हैं पोलर वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जिसका ओरिजिन का हमको पता होता है वो क्या कहलाते हैं, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर के बाद हम आगे चलते हैं और हम 7th पॉइंट लेते हैं, इसको मैं बोलता हूं कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो किसी एक ही प्लेन पे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोप्लानर वेक्टर। जैसे इस बोर्ड में आपको जितने भी वेक्टर दिख रहे हैं ये सब के सब एक 2 डायमेंशनल प्लेन में एक बोर्ड में है, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे कहलाएंगे, सारे के सारे वेक्टर आपस में क्या कहलाएंगे, कोप्लानर वेक्टर। लेकिन अगर मैं कोई एक वेक्टर इमेजिन करूं जो इस बोर्ड से बाहर आप लोगों की तरफ आ रहा है, तो अब क्या है, ये मेरे पास एक प्लेन है, ये सारे वेक्टर मेरे एक प्लेन में है, बट ये वेक्टर इस प्लेन को टच नहीं कर रहा है, ये प्लेन से बाहर जा रहा है, तो ये कोप्लानर वेक्टर नहीं कहलाएगा। यहां अगर मैं कहीं पे भी दो वेक्टर ड्रॉ करूं, एक वेक्टर ये हो गया और मान लो एक वेक्टर ये हो गया, तो दो वेक्टर हमेशा ही आपस में कोप्लानर ही होते हैं। लेकिन दो से ज्यादा जब वेक्टर हो जाते हैं तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि वो एक ही प्लेन में है कि नहीं। अगर वो एक ही प्लेन में है तो वो कोप्लानर कहलाते हैं, और अगर वो एक ही प्लेन में नहीं है तो वो कोप्लानर नहीं कहलाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो के बाद हम आगे चलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा समझेंगे। ये वीडियो शायद बहुत लंबा हो रहा है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा क्या है कि हम वेक्टर्स को एडिशन किस तरीके से करते हैं, वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। मल्टीप्लिकेशन भी दो टाइप का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। ये पूरे के पूरे वेक्टर अलजेब्रा वाला पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तब तक इस वीडियो को देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वेक्टर बहुत ही इजी टॉपिक है और एक बार अगर इसको समझ लेंगे आप तो क्लास 11th और 12th का कांसेप्ट आप लोगों का इजी होता चला जाएगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।